ठीक है, भारत की जलवायु को देख रहे थे अपन, और भारत की जलवायु में अपन ने ग्रीष्म ऋतु देख ली थी, ग्रीष्म ऋतु हो गई थी, और आज अपन पढ़ेंगे वर्षा ऋतु। ठीक है ना। पहले एक बार अपन ने जो पीछे किए हैं ग्रीष्म ऋतु को, उसके बारे में थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लें। ग्रीष्म ऋतु देखो, ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत आपने क्या क्या देखा। सबसे पहले बात की थी अपन ने समय की, और ग्रीष्म ऋतु का समय क्या था? 15 मार्च से 15 जून, ये समय था। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग था। वैसे मार्च से जून भी बोल सकते हैं आप, मध्य जून भी बोल सकते हैं। ठीक है, 1 मार्च से भी बोल सकते हैं। इस ऋतु के अंतर्गत आपने सबसे पहले जो देखा वो देखा है, किस घटना को देखा था? लू को। इस समय चलती हैं उत्तरी भारत के अंतर्गत लू, और फिर लू के बाद में आपने दूसरा जो देखा था वो देखा था आपने नार्वेस्टर। और नार्वेस्टर में आपने देखा था काल बैसाखी। काल बैसाखी, और काल बैसाखी में आपने ये कहा था कि जो उत्तरी भारत से, ठीक है ना, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान से जो शुष्क और गर्म हवाएं, ठीक है ना, जो दोपहर बाद में धूल को भी क्या कर लेती हैं? साथ कर लेती हैं, मिट्टी के कणों को साथ कर लेती हैं। वो जब कहाँ पहुंच जाती हैं? छोटा नागपुर के पठार पे पहुंच जाती हैं। तो छोटा नागपुर के पठार पर इनका मिलन होता है, एक दूसरे प्रकार के या दूसरे स्वभाव की हवा से इसका क्या होता है? मिलन। क्योंकि आप छोटा नागपुर के पठार के पास में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल आएगा, और पश्चिम बंगाल के जस्ट आप राइट साइड में जाएंगे तो आपको बंगाल की खाड़ी का भाग मिल जाएगा। और बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आपको पता है कि जल है, और जल के पास वाला कोई इलाका है तो उसमें समकारी जलवायु रहेगी। और समकारी जलवायु की जो हवाएं हैं, वहाँ की हवाएं कैसी रहेगी? उष्ण रहेगी, लेकिन आर्द्रता उसमें शामिल होगी। और इधर से लू कैसे चल रही थी? शुष्क। और दोनों वहां पर क्या होती है? उनका कन्वर्जन होता है, अभिसरण होता है, और अभिसरण होने के उपरांत जब दो प्रकार के विपरीत स्वभाव की हवाएं आपस में टकराती हैं तो वहां पर चक्रवात बनते हैं। क्या बनते हैं? चक्रवात। और चक्रवात बनते हैं तो यहाँ पर स्थानीय चक्रवातों से क्या होती है? वर्षा। ठीक है ना। और स्थानीय चक्रवातों से जो वर्षा होती है उसमें आपने कहा कि जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत जो वर्षा होती है, उस पश्चिम बंगाल के वर्षा को, पश्चिम बंगाल की जो वर्षा है उसको आप क्या कह रहे हैं? काल बैसाखी। काल बैसाखी नामकरण इस आधार पर पड़ा था कि ये बैसाख के महीने में, ठीक है ना, और क्या लेकर आती है? नुकसान। ठीक है ना। इस आधार पर इसको आप काल बैसाखी कह रहे हैं, जो नार्वेस्टर का क्या है? रूप। अब आप ये समझ रहे होंगे कि सर नार्वेस्टर का क्या मामला है? नार्वेस्टर का मामला यह है कि झारखंड में कोई वर्षा हो रही है तो आप उसको नार्वेस्टर नाम देंगे। आप उड़ीसा में कोई वर्षा हो रही है, आप उसको क्या देंगे? नार्वेस्टर। ये संयुक्त रूप से जो पठार का भाग है ना, छोटा नागपुर का पठार, इसके ऊपर संयुक्त रूप में एक राज्य का नाम नहीं है, क्योंकि छोटा नागपुर का पठार 3-4 राज्यों में है। तो वहां पर छोटा नागपुर के पठार की वर्षा की बात करते हैं तो नार्वेस्टर है, और सिंगल कहाँ की बात हो जाए? पश्चिम बंगाल की बात हो जाए तो वहां पर आप काल बैसाखी बोलेंगे। ठीक है। फिर आपने इसके बाद में जो बात की थी वो की थी आम्र वर्षा की। किसकी की थी? आम्र वर्षा। और आम्र वर्षा का मतलब यह था कि दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो केरल और कर्नाटक का जो तटीय इलाका, और तटीय इलाका भी कौन सा? पश्चिमी तटीय इलाका, वहां पर मानसून से पहले की जो वर्षा होती है जिसको प्री मानसून बोलते हैं, उस प्री मानसून से जैसे ही वर्षा प्राप्त होती है तो वहां के आम के बागानों में जो लगने वाले आम के फल हैं वो अतिशीघ्र पकने लगते हैं। इस आधार पर इसका नामकरण आपने क्या कहा था? आम्र वर्षा। ये प्री मानसून की वर्षा है, ध्यान रखना। ये जो अभी काल बैसाखी की जो वर्षा बताई है ये कैसी है? स्थानीय चक्रवातों से। प्री मानसून नहीं है, ये चक्रवाती है, स्थानीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा है। और ऐसी वर्षा ही कहां पर हुई थी? असम के अंतर्गत बारदोली छीड़ा या बारडोली चिल्ला, जो वो वर्षा हुई थी वो भी तूफानी वर्षा है। ठीक है ना, वो भी चक्रवातीय वर्षा है। लेकिन ये वर्षा जो हो रही है आम्र वर्षा, ये प्री मानसून की है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये प्री मानसून से रिलेटेड है। मानसून आया नहीं है, मानसून अभी आज जो ऋतु चलेगी उसमें मानसून आएगा। इसके बाद में आपने जो अगला टर्म देखा था वो देखा था कॉफी वर्षा या फूलों की बौछार। ठीक है, फूलों की बौछार, फूलों की बौछार कह दो। आप इसको क्या कह रहे थे? चेरी ब्लास्म, चेरी ब्लास्म कह रहे थे। ठीक है, और आप इसको कॉफी वर्षा भी कह रहे थे, कॉफी वर्षा। ठीक है, और ये वर्षा भी वहीं पर होती है केरल और कर्नाटक में, और ये भी प्री मानसून की क्या है? वर्षा। बात वही है, लेकिन इस समय क्या होता है कि जो कहवा के जो बागान हैं उनके फूल अति शीघ्र क्या हो जाते हैं? आने लगते हैं।
जल्दी से परिपक्व हो जाता है पौधा और जल्दी से आने लगते हैं। इस आधार पर आपने क्या कहा था, इस वर्षा को फूलों की बौछार, चेरी ब्लास्म या कॉफी वर्षा कहा था। और एक फिर आपने जो पांचवा देखा था वो देखा था कपास की वर्षा। किसकी वर्षा? कपास की वर्षा, जो महाराष्ट्र के अंतर्गत प्री मानसून से जो वर्षा प्राप्त होती है, उस वर्षा के बाद में वहां के लोग किसकी जुताई करना शुरू कर देते हैं? कपास की। इस आधार पर इसका नामकरण क्या हुआ था? कपास की वर्षा। ये तो अपन ने पिछली क्लास में सारी बातें देख ली थी। अब आज अपन देखने के लिए जा रहे हैं वर्षा ऋतु। 3 नंबर पे है, तीसरी ऋतु है जिसका नाम है वर्षा ऋतु। ये हेडिंग डाल लें आप, वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु का समय क्या होता है? 15 जून। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मध्य जून, मध्य जून से कहां तक? मध्य सितंबर बोल दो या सितंबर बोल दो? सितंबर, मध्य जून से सितंबर तक। और एनसीईआरटी ने जो इसको लिखा है वो लिखा है 15 जून से 15 सितंबर, 15 जून से 15 सितंबर। ठीक है, ये एनसीईआरटी ने लिखा है 15 जून से 15 सितंबर, मध्य जून से सितंबर। यहां तक लिख लिया? अब ध्यान दो, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जगह कम थी, ठीक है ना, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। इधर ध्यान दो, ये भारत का मानचित्र, और इस भारत के मानचित्र में ये जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये भाग किसका भाग है? गंगा का मैदान है, गंगा का मैदान। और समय क्या चल रहा है? ग्रीष्म ऋतु का। और ग्रीष्म ऋतु का समय का मतलब है मध्य जून। और आप मध्य जून को 15 जून ना समझ गए, आप 21 जून समझे। कितना जून समझे? और आपको यह पता है कि 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर क्या पड़ती है? सीधी। और आपको यह तो पता है कि कर्क रेखा भारत के यहां से बीचों बीच से गुजरती है। ये कर्क रेखा गुजर रही है, ये कर्क रेखा गुजर रही है। और ये कब की बात है? 21 जून की। इसके बाद में सूर्य वापस से क्या होने लगता है? दक्षिणायन होने लगता है। अब ये उत्तरायण की स्थिति है, इस समय सूर्य उत्तरायण की स्थिति है। और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा। उत्तरी भारत में तापमान ज्यादा होता है, और तापमान ज्यादा होता है तो यहाँ पर जो नीचे 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये वाली 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर साधारणतः, साधारणतः का मतलब होता है जब सूर्य भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा पर सीधा चमकता है, तो यहाँ पर आईटीसी जेड रहता है। यहाँ पर रहता है आईटीसी जेड। और आईटीसी जेड को आपने पहले भी समझा है। आईटीसी जेड विषुवत रेखा पर कब रहेगा? जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे सीधी चमकेगी। और कब चमकेगी? 2 ही बार। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च 23 सितंबर को आईटीसी जेड यहां होता है। और जैसे 21 मार्च के बाद में 22 मार्च 23 मार्च जैसे जैसे बढ़ेंगे, तो सूर्य उत्तरायण होने लगता है, सूर्य उत्तरायण होने लगता है। और जैसे ही सूर्य उत्तरायण होता है, तो यहां पर 21 जून को सूर्य कहां पर सीधा आ जाता है? कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकने लगता है। और यहां पर उत्तरी भारत के गंगा के जो मैदान है, वहां पर टेम्परेचर बढ़ जाता है। और टेम्परेचर बढ़ते ही यहां पर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है। क्या हो जाता है? लो प्रेशर। और ऐसे लो प्रेशर के कारण ये जो आईटीसी जेड था, ये आईटीसी जेड यहां आकर शिफ्ट हो जाता है। आईटीसी जेड यहां आ गया, आईटीसी जेड। और आईटीसी जेड का मतलब यह था कि ये निम्न वायु दाब का क्या होता है? गर्त होता है, निम्न दाब का गर्त होता है। और यहां पर आईटीसी जेड का मतलब है कि मैं ब्रैकेट में लिख दूं कि ये लो प्रेशर का क्षेत्र है। यहां तक सबको पता था? कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। आईटीसी जेड शिफ्ट हो गया यहां। और आईटीसी जेड शिफ्ट होते ही लो प्रेशर बना, और यहां पर पूरा का पूरा जो दक्षिण का ये इलाका है वो हिंद महासागर का है। और यहां है अरब सागर, यहां पर क्या है? अरब सागर। और इधर है बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, और नीचे क्या है? हिंद महासागर का भाग है, हिंद महासागर का भाग है। अब हवाएं किधर से किधर चलनी चाहिए? दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से
उत्तर की ओर हवाएं चलनी चाहिए। और यहाँ दक्षिण से उत्तर की ओर जो हवाएं चलेगी वो हवाएं कौन सी चलनी चाहिए, क्योंकि इधर से इस समय हवा चलती है ऐसे, और इन हवाओं का नाम आपको पता है क्या है, बताया था, ये व्यापारिक पवन है। और व्यापारिक पवन है इसका मतलब 0 डिग्री से नीचे वाले गोलार्ध से आई है, तो दक्षिण गोलार्ध से आई है। किस गोलार्ध से आई है, दक्षिण से, इसलिए इनको दक्षिणी गोलार्ध की उत्तरी, ठीक है, सॉरी दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिणी पूर्वी, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिणी और पूर्वी व्यापारिक पवने हैं। और ये व्यापारिक पवने इस 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर आते ही, मतलब ITCZ जो पहले था, ठीक है ना, अब नहीं है, पहले था, अब तो ITCZ कहां चला गया, क्यों चला गया, सूर्य के साथ गमन करता है, सूर्य के साथ क्या करता है, गमन। अब जैसे ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने इस विषुवत रेखा को पार करेगी, ठीक है ना, और विषुवत रेखा को पार करेगी तो इसको मिलेगा यहां पर निम्न दाब। कहां पर निम्न दाब, यहां। और पहले इसको निम्न दाब कहां मिलता, यहां। कब मिलता, 21 मार्च को। लेकिन 21 मार्च का समय नहीं है, जून का समय, इसलिए यहां निम्न दाब मिलता, वो सॉरी निम्न प्रेशर मिलता, वायुदाब मिलता, लेकिन वो निम्न वायुदाब कहां चला गया, यहां। अब इसको कहां जाना पड़ेगा, इससे मिलने के लिए यहां जाना पड़ेगा, इसका कॉम्बिनेशन तो इसके साथ है। अब ये इसके लिए मिलने के लिए जाएगा तो इसको जाना तो ऐसे चाहिए, किसको, क्योंकि जैसे ये विषुवत रेखा पार करेगी दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने, और ऐसे सीधे जाने चाहिए, 90 डिग्री के कोण पे जानी चाहिए। लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण जो आभासी बल उत्पन्न होता है, उस आभासी बल को कोरियलिस बल कहते हैं। और कोरियलिस बल इन पवनों को क्या करता है, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर क्या कर देता है, मोड़ देता है। तो जैसे ही ये पवने ऐसे आएगी, जैसे ही ये पवने ऐसे आएगी, इन पवनों को क्या कर देगा, ऐसे मोड़ देगा राइट साइड में। यदि मैं ऐसे खड़ा हूं तो राइट साइड ऐसे ही हो गया ना मेरा, दाई साइड, और दाई साइड में घूम जाएगी, और इस प्रकार से ये पवन चलने लगेगी। और कहां जाएगी ये पवन, सीधे ITCZ के ऊपर, और ITCZ के ऊपर चली जाएगी। ठीक है, यहां तक की प्रोसेस समझ में आई है, कोई समस्या नहीं है। दोबारा से बता रहा हूं, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने विषुवत रेखा को पार करेगी। पहले यहाँ ITCZ था, इसका मतलब है निम्न दाब था, मार्च की बातें हैं, लेकिन अब चल रहा है समय जून का, और जून का ITCZ यहां चला गया तो निम्न दाब यहां हो गया। अब इस निम्न दाब को बढ़ने के लिए यहां से हवाई जाएगी, और जैसे ही पार करेगी कोरियलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जाता ही दाईं साइड में क्या हो जाएगी, विक्षेपित, और दाईं साइड में विक्षेपित होगी और ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी। अब बात ऐसी है कि आपने इससे पहले यहां पर हिमालय पर्वत पढ़ा था, ये हिमालय था, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, और इस हिमालय से ऊपर यहां पर आपने एक पठार पढ़ा था, और ये पठार था तिब्बत का, ये तिब्बत का क्या था, पठार। और आपने ये भी पढ़ा था कि तिब्बत के पठार के पास में, ठीक है ना, इधर से चल रही थी एक पश्चिमी, उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम, जिसका नाम आपने रखा था उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम। ये चल रही थी कब, इससे पहले की, मध्य जून से पहले चल रही थी। और पश्चिमी जेट स्ट्रीम चल रही थी तो आपने ये कहा था कि यहां आते आते इसकी एक शाखा ऊपर और एक शाखा दक्षिण में नीचे हो गई थी, और नीचे होते ही जो दक्षिणी शाखा थी, वो दक्षिणी शाखा कैसे चल रही थी, गंगा के मैदान में चल रही थी, जो क्या कर रही थी, पश्चिमी विक्षोभों को भारत में ला रही थी। बात पढ़ी थी ना आपने कि पश्चिमी विक्षोभों को लाने का काम कौन कर रही थी, पश्चिमी उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम धारा, और उसकी भी कौन सी शाखा, दक्षिणी शाखा। लेकिन जैसे ही मध्य जून के अंतर्गत ITCZ कहां चला जाएगा, यहां। ITCZ जाते ही ये जो दक्षिण की शाखा थी ना, किसकी, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो ऊपर चली आ रही थी वायुमंडल में ऊपर, इसकी दक्षिणी शाखा भी शिफ्ट होकर वापस वो भी किधर चली जाएगी, उत्तर में। इसका मतलब है दक्षिणी शाखा खत्म, दक्षिणी शाखा खत्म। ये कार्य और कारण का फर्क है, कार्य और कारण का फर्क है। कार्य कारण का मतलब है कि जैसे ITCZ यहां जाएगा और उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम की दक्षिणी शाखा खत्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और ये जैसे ही शाखा खत्म होगी, एक नई जेट स्ट्रीम पनप जाएगी, एक नई जेट स्ट्रीम पनप जाएगी, और वो नई जेट स्ट्रीम पनप जाएगी ये ऐसे। ये किधर से आ रही है नई जेट स्ट्रीम, पूर्व से, इसलिए इसका नाम क्या रहेगा, पूर्वी जेट स्ट्रीम, पूर्वी जेट स्ट्रीम, पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा। और पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा पूर्व से किधर चलेगी, पश्चिम में, और कितने वायुमंडल के ऊपर पर चलेगी, वायुमंडल में कितनी ऊंचाई पर चलेगी, 7.5 किलोमीटर से लेकर 14 किलोमीटर। लेकिन एक्चुअल में मैं बता दूं आपको, भारत के अंतर्गत यदि इसकी ऊंचाई देखना तो 6 से 13 के बीच में मिल जाएगी आपको। इसकी उपस्थिति कहां पाई गई है भारत में, 6 से 13। ये व्यवहारिक बात बता रहा हूं, ठीक है ना। एक इंटरव्यू के टाइम में कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि ये भारत में कितनी ऊंचाई पर मिली है, ठीक है ना, तो आपको फिर बताना है कितना, 6 से 13।
बाकी वैसे 7.5 से 14 के बीच में चलती है, ठीक है। अब ये पूर्वी जेट स्ट्रीम चल रही है ऊपरी वायुमंडल में, ठीक है, और ये ऊपरी वायुमंडल में चल रही है, और ये जो अक्षांश है, ये अक्षांश है 15 डिग्री अक्षांश। कौन सा अक्षांश है? और 15 डिग्री अक्षांश के ऊपर ये पहुंच जाती है अगस्त में। कब है? अगस्त में, ठीक है। और जैसे जैसे अगस्त से समय बढ़ेगा, ये पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा वापस से क्या करने लग जाएगी? भारत के ऊपर, भारत के जो वायुमंडल है, भारत का वायुमंडल है, उस वायुमंडल के ऊपर पहुंच जाएगी, और यहां पर करीबन करीबन यहां पहुंच जाएगी ये सितंबर में, सितंबर में, और सितंबर में पहुंच जाएगी 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पर, 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। और जैसे ही ये पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा ऊपर की ओर चलती है, तो ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम धारा आ रही थी ना, ये तिब्बत के पठार के पहली तरफ चली जाती है, पहली तरफ चली जाती है। अब बात ऐसी है कि ये चली कहां से थी? दक्षिण भारत से। कब चली थी ये दक्षिण भारत में? अगस्त के महीने में। और मानसून का समय भी जुलाई अगस्त ही रहता है, और जुलाई अगस्त में यहां से मानसून शुरू होता है बंगाल की खाड़ी से। क्यों? क्योंकि यहां पर हाई प्रेशर रहता है, यहां पर हाई प्रेशर। क्यों? क्योंकि जल है, जो जल जल्दी से गर्म नहीं होता, देर से गर्म होता है। इसका मतलब तापमान कम तो वायुदाब ज्यादा, वायुदाब ज्यादा होने के कारण हाई प्रेशर बना था, और हाई प्रेशर से दक्षिण पश्चिम से पवनें चली थी, ठीक है, लो प्रेशर की ओर। और लो प्रेशर कौन है? ITC-Z है। समझ में आ रहा है? अब इन पवनों को ये पवनें चलती है सामान्य गति से, लेकिन इन पवनों को और ज्यादा बल कौन देता है? तो फिर देती है पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा। कैसे देती है? ये ऊपरी वायुमंडल में चलती है और ये नीचे वायुमंडल में चल रही है, तो ऊपरी वायुमंडल में ये 6 किलोमीटर की ऊंचाई पे चलती है ना, तो फिर ये नीचे वालों को भी क्या करती है? एक प्रवणता प्रदान करती है कि आप भी हमारे साथ आओ। वही बस वाली बात, यदि आप बस में बैठे थे तब उसके साथ थे, और बस से उतरे तो भी आपको थोड़ी दूर तो चलना पड़ेगा, थोड़ी दूर तो चलना पड़ेगा। वही कारण यह है कि ये पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा भी यही कहती है कि इन पवनों को थोड़ी दूर तो हमारे साथ चलना पड़ेगा, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे इनको हमारे साथ चलना पड़ेगा, तो इनको और अधिक गति प्रदान करने में सहायता देती है पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा। तो पश्चिमी विक्षोभों को लाने में तो पश्चिमी उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम धारा का हाथ था, और दक्षिण पश्चिम मानसून को भारत में पहुंचाने का कार्य कौन कर रहा है? पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा। तो भारत के ऊपर दोनों जेट स्ट्रीम धाराओं का योगदान है मानसून को लाने में। समझ में आ रहा है? ये भारत में पहुंच गई। अब ये भारत में पहुंच गई यहां तक, ठीक है, और जैसे ही यहां पहुंचेगी, जैसे ही यहां पहुंचेगी, तो ये इस प्रकार से, ये हवाएं इस प्रकार से चलेगी, ठीक है, इस प्रकार से, ऐसे, ठीक है। अब ये वाला जो तट है, इस तट का नाम क्या रखा था आपने? कोरोमंडल तट। ये तट कोरोमंडल है, और ये जो तीर का निशान देखा है, ये तीर का निशान और ये जो तट है, दोनों की सेम सी सिचुएशन दिख रही होगी आपको, दिशा सेम सी दिख रही है। इसका मतलब है कि ये जो दक्षिण पश्चिम हवा है, ये इसके समानांतर चल रही है। इसके क्या चल रही है? समानांतर। और समानांतर चल रही है, इसका मतलब है कि मार्ग में अवरोध नहीं करेगी, और मार्ग में अवरोध नहीं करेगी तो ये जो तट है, ठीक है ना, ये तट क्या रह जाएगा? अछूता रह जाएगा, यहां वर्षा नहीं होगी, यहां वर्षा नहीं होगी। इसका मतलब यह हुआ कि दक्षिण पश्चिम मानसून से किस तट पर वर्षा नहीं हुई? कोरोमंडल तट पर। कब? ग्रीष्म ऋतु में। कब नहीं हुई? कारण पूछ ले क्यों नहीं हुई, तो आप कहेंगे क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून कोरोमंडल तट के क्या था? समानांतर था। क्या था? समानांतर था। अब ये आगे बढ़ेगी, और आगे बढ़ेगी तो यहां से इसने बंगाल की खाड़ी से क्या कर लिया? आर्द्रता ग्रहण कर लिया, और आर्द्रता ग्रहण करते ही, ठीक है ना, ये यहां पर आर्द्रता ग्रहण करके ऐसे चलेगी, ठीक है ना, तो यहां पर एक पर्वत आएगा, एक पर्वत, और इस पर्वत का नाम है अराकान योमा। अराकान योमा एक पर्वत है, अराकान योमा, नाम याद रह जाएगा। यहां पर एक पर्वत है भारत के नीचे, भारत के 7 राज्य है ना, इन 7 राज्यों की जो पूर्वी सीमा बनाने वाला जो पर्वत है वो अराकान योमा, और ये अराकान योमा किसमें है? म्यांमार में। और इस अराकान योमा से ये टकराएगी दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा, और दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा टकराएगी तो टकराते ही ये वापस से मूव करेगी, ऐसे घूम जाएगी, ऐसे घूमेगी, और ऐसे घूमेगी तो एक यहां पर इस समय आती है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है? एक खाई में बहती है, घाटी में बहती है। तो ये जैसे ही ये ऐसे मूव करेगी तो इनको घाटी मिलेगी पहले, और घाटी मिलते ही ये घाटी के अंतर्गत क्या कर जाएगी? प्रवेश। इसका मतलब है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की एक शाखा, ठीक है ना, यहां से अराकान योमा पर्वत से टकराई, वापस घूमी, और एक शाखा किस में चली गई? ब्रह्मपुत्र घाटी में, ब्रह्मपुत्र घाटी में।
और ब्रह्मपुत्र घाटी में चलेगी तो वो वहां पर क्या करेगी, वर्षा। उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि अराकानियोमा से शाखा टकराई, टकराने के बाद में वापस से घूमी, ठीक है, और घूमते ही एक घाटी में चली गई, और वो घाटी किसकी थी, और बाकी की बाकी सारी चली गई, ठीक है ना। कहां पर है, यहां पर सबसे पहले 3 पहाड़ियां हैं। कितनी पहाड़ियां हैं, 3। और इन पहाड़ियों का नाम है गारो खासी जयंतियां। किस राज्य में है, मेघालय में। और गारो खासी जयंतियों की यदि पहाड़ियों की स्थिति बताओ आपको यहां पर, तो ये पहाड़ियां ऐसी हैं, ऐसी। कैसा दिखाई दिया आपको, केप नुमा आकृति, केप नुमा आकृति, ठीक है ना। पहले डीजल वगैरह पेट्रोल वगैरह डालते थे, केप होती थी जिसको कुंपी बोलते थे। उस तरह की आकृति की डिजाइन है किनकी, पहाड़ियों की। और ये पहाड़ियां कहां पर हैं, यहां। और ये मेघालय का हिस्सा है, गारो खासी जयंतियां। अब एक शाखा तो कहां चली गई थी, ब्रह्मपुत्र में, और बाकी की सारी शाखा आकर के यहां टकराएगी, यहां पर। और यहां पर टकराई तो यहां पर घनघोर बारिश करेगी, घनघोर मूसलाधार बारिश, जिसको मूसलाधार या घनघोर बारिश कहते हैं। और यहां पर घनघोर बारिश होगी मेघालय में। और ये मेघालय का स्थान है मोशिनराम। कौन सा स्थान है, और ये विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान भी बन जाता है। और यहां से फिर ये हवाएं वापस से निकलती हैं, और ये वापस से निकलती हैं ऐसे, ठीक है, और ऐसे निकलती हैं, और इधर से जो ये हवाएं जा रही थी उनसे ये पंजाब के अंतर्गत जाके मिलती हैं। कहां मिलती हैं, पंजाब में। और पंजाब में मिलने के बाद में ये वापस से, ठीक है ना, पंजाब में मिलने के बाद में ये वापस से कहां पर चली जाती है, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला नामक स्थान है। कौन सा स्थान है, धर्मशाला। और वहां पर धर्मशाला में बारिश करती है, दोनों मिलकर, सिंगल नहीं, दोनों मिलकर। इधर से जो शाखा गई थी वो तो थी अरब सागर की, और ये थी बंगाल की खाड़ी की। ध्यान रखना ये दोनों शाखा दक्षिण पश्चिम मानसून की है, दक्षिण पश्चिम मानसून की है। लेकिन यहां से गई थी ना ये, तो इस केप नुमा भारत की आकृति के कारण 2 भागों में बट गई हवाएं। आधी हवा तो इधर से प्रवेश कर गई, और आधी हवा इधर से। जो इधर से प्रवेश करी उनको नाम दे दिया बंगाल की खाड़ी, इधर से जो प्रवेश करी उनको नाम क्या दे दिया, अरब सागर। तो शाखा कितनी हो गई, 2। फिर जो बंगाल की खाड़ी की शाखा थी वो शाखा जाके किससे टकरा दी, अराकानियोमा पर्वत। किस देश में है, म्यांमार में। यहां से टकराने के बाद में इसकी एक शाखा कहां चली जाएगी, ब्रह्मपुत्र घाटी में। और बाकी सारी शाखा कहां चली जाएगी, मेघालय में। मेघालय में कौन सी पहाड़ियों में कैद हो जाएगी, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों में क्या हो जाएगी, कैद हो जाएगी। और यहां से कैद होने के बाद में क्या करेगी, घनघोर वर्षा। और घनघोर वर्षा करेगी, और वो वर्षा करते ही वो स्थान कौन सा होगा, मोशिनराम। मेघालय का मोशिनराम स्थान, जो विश्व का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्या बन जाएगा, स्थान बन जाएगा। 1140 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है विश्व में, ठीक है ना। वो मार्च डेट का कथन याद आ रहा होगा आपको, क्या आपको बहुत ज्यादा वर्षा देखनी हो तो भी भारत आ जाना मोशिनराम में, और आपको सबसे कम वर्षा देखनी हो तो भी आप सम जैसलमेर में आ जाना, ठीक है। वही बात है। यहां से फिर आर्द्रता इन्होंने क्या कर दी, गिरा दी। और अब हल्की हो गई हवा, हल्की होते ही हवा कहां जाएगी, वापस से पंजाब में। और पंजाब में इधर से कौन आकर मिल जाएगी, अरब सागर की शाखा। और पंजाब में मिलकर दोनों बनेगी ताकतवर, और ताकतवर बनकर कहां जाएगी, हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश के कहां पर है, धर्मशाला नामक स्थान पर, धर्मशाला नामक स्थान पर जाएगी। और यहां पर फिर घनघोर बारिश करेगी, फिर घनघोर बारिश करेगी। ध्यान रखना यहां पर अपना राजस्थान है, ये राजस्थान का इलाका है। और राजस्थान में इधर से बंगाल की खाड़ी से ही ये जो अराकानियोमा पर्वत है, फिर ये गारो खासी जयंतियां, इनसे टकराकर शाखा आएगी, इन्हीं से टकराकर शाखा आएगी, और राजस्थान के पूर्वी राजस्थान में प्रवेश करेगी। कहां पर प्रवेश करेगी, पूर्वी राजस्थान में। और पूर्वी राजस्थान में भी प्रवेश करेगी कौन सी शाखा, बंगाल की खाड़ी की। किस मानसून की शाखा है, दक्षिण पश्चिम मानसून की। सबसे पहले राजस्थान में कहां प्रवेश करेगी, झालावाड़ में। पूर्वी राजस्थान बोलो, पूर्वी राजस्थान का जिला झालावाड़, झालावाड़ से प्रवेश करेगी, और अरावली पर्वत तक क्या करेगी, वर्षा। इसका मतलब है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा, ठीक है ना, राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा किससे प्राप्त होती है, बंगाल की खाड़ी से। और फिर उसके बाद में अरावली से टकराएगी, और आर्द्रता को डाल देगी, शुष्क होगी, और दूसरी तरफ उतरेगी। संपीड़न के कारण वापस से क्या होगी, घर्षण के कारण गर्म हो जाएगी, और आर्द्रता घेरने के बजाय ग्रहण और कर ले जाएगी, और पीछे का पूरा इलाका शुष्क रह जाएगा। इसीलिए उसको कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। बंगाल की खाड़ी के मानसून का वृष्टि छाया प्रदेश है वो, ठीक है। और पूर्व का भाग वृष्टि क्षेत्र है। क्यों, क्योंकि अरावली बीच में अवरोध कर गई, और इन्होंने क्या कर लिया, आर्द्रता को डाल दिया। ध्यान रखना राजस्थान में और भारत में अलग अलग व्यवस्था काम कर रही है। राजस्थान में वर्षा हो रही है बंगाल की खाड़ी से सबसे ज्यादा,
लेकिन पूरे भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है अरब सागर से। किससे होती है? अरब सागर से। उसका कारण क्या है? क्योंकि अरब सागर की शाखा, क्योंकि अरावली ऐसे है, अरावली ऐसे है, तो अरब सागर की शाखा इसके समानांतर चली गई, क्योंकि मार्ग में अवरोध नहीं किया इसने, इसलिए वो सीधी निकल गई, इसलिए वर्षा नहीं की। और इधर से भी कोई निकलेगी तो वो भी तो सीधी निकलेगी, इसलिए वर्षा नहीं किया इसने। यहां तक बात समझ में आ गई? अब बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर 0 डिग्री देशांतर है। कितने देशांतर है? 0 डिग्री। और 0 डिग्री देशांतर के बाद में आपको यह पता है कि ये 69 डिग्री देशांतर है। कितना है? 69 डिग्री। और इसके बाद में 0 के बाद में मैं लिखूं तो ये 20 है, ये 40 है और ये 60 है। गुणोत्तर के पास में 60 हो गया। ये देशांतर है। ये क्या है? देशांतर। ठीक है। और यहां से ये हवा आ रही है पूरे 0 डिग्री के ऊपर ही आएगी सारी हवा। कौन सी? दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन। अब ये 20 डिग्री से, सॉरी 40 डिग्री से जो 60 डिग्री का इलाका है देशांतरों का, किसका? 40 से 60 डिग्री देशांतरों का जो इलाका है ये पूर्वी देशांतर है। कौन से देशांतर है? पूर्वी देशांतर। क्योंकि 0 के बाद वाले ये तो पश्चिमी देशांतर हो गए, ये सारे कौन से देशांतर हैं? पूर्वी देशांतर। कितने देशांतर की बात कर रहा हूं? 40 से लेकर 60। 40 से लेकर 60 के बीच में जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन घूमेगी, केवल वही दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें घूमकर दक्षिण पश्चिम मानसून का रूप धारण करेगी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था ये। कितने डिग्री देशांतरों की हवा भारत के वायुमंडल से प्रवेश करती है? 40 से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये तो पूरे गोलार्ध में आएगी हवा, तो सारे गोलार्ध में आ रही है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, लेकिन भारत में कौन से देशांतरों की हवा प्रवेश करेगी? 40 से 60 डिग्री देशांतरों की, और वो भी पूर्वी देशांतरों की। ठीक है ना? और ये प्रवेश करेगी और भारत में पहुंच जाएगी। कीपनुमा आकृति से कितने भागों में बटेगी? 2 भागों में। कितने भागों में बटेगी? 2 भागों में। एक इधर से चली जाएगी और एक इधर से चली जाएगी, और इस प्रकार से ये क्या करेगी? व्यवस्था। ठीक है। बताओ कोई समस्या है? डायग्राम पूरा भर गया, डायग्राम को दोबारा बना दे। ठीक है, आप मेरे साथ डायग्राम बना लो। बना लो, फटाफट बना लो, साथ के साथ ही बनाओ।
अराकानियोमा है, ठीक है। ये हाँ ऊपर, अब दोनों क्योंकि ITCZ यहाँ आ गया ना, तो ये दक्षिणी शाखा भी ऊपर गई तिब्बत के, और ये भी उत्तरी शाखा भी ऊपर, दोनों शाखा ऊपर हो गई। या आप ऐसे मान लें, ये तो मैंने समझाने के तौर पे बताया आपको, ऐसे मान लें कि दक्षिणी शाखा खत्म हो जाती है और वो सारी की सारी जेट स्ट्रीम उत्तर के अंतर्गत ही बहने लगती है। शाखा नहीं होती है वैसे, दोनों शाखा एक हो जाती है, इसका मतलब है उत्तर और दक्षिण का तो मामला ही नहीं रहा, क्योंकि दोनों ही उत्तर में बह रही है, ठीक है ना, वो तो समझाने के तौर पे। बाकी पूरी की पूरी जेट स्ट्रीम धारा ही किधर चली जाती है, ऊपर, कब, जब ITCZ इधर आता है, ठीक है। ये तिब्बत का पठार है, और इसको बनाओ अराकानियोमा से ऐसे करके, और ऐसे एक ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत घाटी में एक शाखा इसकी प्रवेश करवा दो, करवा दिया, ठीक है। और फिर बाकी यहां पर, ठीक है ना, यहां पर आप ऐसे 3 पहाड़ियां बनाओ, 3 पहाड़ियां, गारो, खासी, जयंतियां, ठीक है। और बाकी की बाकी सारी के सारी किस में प्रवेश करवा दो, इन पहाड़ियों के अंतर्गत, हो गया। यहां घनघोर बारिश करेगी, और ऐसे की ऐसे सीधी कहां निकल जाएगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे, और ये कहां चली जाएगी, यहां पर। और ये इलाका किसका है, पंजाब का, पंजाब, ये पंजाब है, और पंजाब में ये भी आ जाएगी और ये भी आ जाएगी, और ये सीधी की सीधी कहां जाएगी, हिमाचल प्रदेश में, HP हिमाचल प्रदेश। और ये हिमाचल प्रदेश यहां लिख लिया, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में स्थान लिखो धर्मशाला, क्या लिखोगे, धर्मशाला, और यहां धर्मशाला में क्या कर देगी, बारिश कर देगी, ठीक है, लिख लिया। ये आपने 60 डिग्री पूर्वी देशांतर बना लिया, ये 40 डिग्री पूर्वी देशांतर, दोनों के बीच की शाखा ही भारत में प्रवेश करेगी, दोनों के बीच की हवाएं भारत में क्या करेगी, प्रवेश। यहाँ 60 के बाद वाली फिर भारत के अलग चली जाएगी वो, ठीक है ना, हाँ ये भारत में प्रवेश कर रही है। इसका नाम लिख लेना दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, लिख लिया, ये दक्षिण पश्चिम मानसून है। और इधर लिख लेना अरब सागर, अरब सागर, और इधर लिख लेना बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है, लिख लिया। अब देखो यहां से एक जेट स्ट्रीम धारा बनाओ ऐसे, और इस जेट स्ट्रीम धारा का नाम लिखो पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा, पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा, और ये कहां पर आ गई, दक्षिण भारत में, कहां पर आ गई, दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत का ये अक्षांश है, यह है 15 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, 15 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड बनाओ इसको, 15 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड उत्तरी अक्षांश, और समय लिख दो अगस्त, समय लिख दो अगस्त के महीने में, ठीक है। और यहां पर, ठीक है ना, यहां पर आप यहां पर बना दो ऐसे, ठीक है, और यहां पर भी लिख दो पूर्वी जेट स्ट्रीम, पूर्वी जेट स्ट्रीम, और ये अक्षांश कितना है, 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, यहां पर लिखो 22 डिग्री, क्योंकि 20 और 25 के बीच में 22 रह जाएगा, 22। और समय लिख लो इसका, कौन सा महीना, सितंबर, सितंबर में कहां चली जाएगी, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, और यहां आते ही ये किधर के सक जाएगी, पहली तरफ, तिब्बत के पठार के पहली तरफ। अब ये ऊपरी वायुमंडल में बह रही है, तो यहां से चलने वाली हवाओं को अपने साथ क्या करेगी, लाएगी। यहां तक बातें समझ में आ गई, बंगाल की खाड़ी की अरब सागर की शाखा समझ में आ गई, कैसे कैसे चल रही है। अब उसके बाद में ये जो ये अरब सागर की जो शाखा है, इस अरब सागर की जो शाखा है, उस शाखा के भी 3 भाग पड़ेंगे। एक भाग तो पढ़ेंगे ये वाला भाग, जिसको क्या कहेंगे, पश्चिमी घाट की शाखा। एक भाग ये पढ़ेंगे, इसको कहेंगे नर्मदा और ताप्ती की शाखा, भ्रंश घाटियों की शाखा। और तीसरी जो गुजरात से प्रवेश करेगी, जो पंजाब में उससे आकर मिल रही थी धर्मशाला में, ये थी सौराष्ट्र की शाखा। किसकी शाखा, सौराष्ट्र की। इन दोनों शाखाओं की बाद में बात करेंगे, पहले ये जो बेसिक जानकारी है इसको लिख ले। डायग्राम बना लिया सबने, कोई समस्या नहीं है डायग्राम में, ठीक है। अब लिखें, आप लिखना प्रारंभ करें। सबके समझ में आ गया डायग्राम, आपके नहीं आया समझ में,
क्या नाम है इनका, समझ में नहीं है, डायग्राम नहीं है समझ में, आ गया, रियल में आ गया। बहुत सी बातें लिखी हैं क्योंकि एक साथ सारी क्रियाविधि हुई है, इसलिए थोड़ी समस्या रहेगी। बाकी आप इसको क्लास को आप दोबारा से सुनोगे ना तो फिर सारी चीजें आपको समझने आने लगेगी। और फिर भी मैं लिखा रहा हूं ना तो मैं आपको डायग्राम में दोबारा बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। लिखो, समय लिख लिया आपने, ऋतु का समय लिख लिया। हाँ, एक हेडिंग और डाल ले डायग्राम के नीचे, एक हेडिंग डालें, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑब्लिक चिन्ह, दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाविधि, दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाविधि, दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाविधि, लिख लिया। अब देखो क्रियाविधि से पहले छोटी सी बेसिक बात और बताना चाहूंगा आपको। ये वाला जो भाग है, ये भाग है अपना केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। और ये अंडमान निकोबार भारत में, यहां से भारत से भी क्या है नीचे, और आपने इसका अक्षांश 4 ठीक है ना, मतलब 4 मिनट है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होता है। और ये भारत स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, इसका मतलब है भारत से पहले, ठीक है। और भारत में सबसे पहले यदि कहीं मानसून आता है तो वो मानसून भारत में मई में ही आ जाता है। किसमें, मई में। और मई में भी कितनी तारीख को, तो बात करेंगे 25 मई को। और 25 मई को यदि सबसे पहले कोई बारिश होती है तो वो यहां पर होती है 25 मई, ये 25 मई को यहां पर सबसे पहले मानसून पहुंचता है, ठीक है, अंडमान निकोबार पे। कहां पर, और ऑप्शन में अंडमान निकोबार नहीं और निकोबार आ जाए तो सबसे पहले किसको करना है, या दोनों रहे, अंडमान निकोबार भी रहे और निकोबार भी रहे तो किसको करना है, निकोबार को, क्योंकि ये निकोबार का भाग है। और निकोबार में 25 मई में क्या हो जाती है, बरसात हो जाती है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते, आपको कोई ये पूछ ले कि भारत में मानसून कब आता है तो आप 25 तारीख नहीं बताओगे। वैसे भारत के एक राज्य में वर्षा हुई है, कितने में हुई है, अभी इसके अलावा भी भारत में 35 राज्य और हैं। कितने राज्य हैं, 35 केंद्र शासित प्रदेश सहित है, 35 राज्य और भी तो बच रहे हैं ना, तो उनमें बारिश नहीं हुई। इसलिए ये मापदंड नहीं है कि अंडमान निकोबार में बरसात हो गई तो आप ये कहते हो कि भारत में मानसून 25 मई को आ गया था। भारत में मानसून आता है ना, यहाँ पर भारत में मानसून आता है। और ये भारत में मानसून ये किस तट पर है, कौन सा तट है, मालाबार। और ये मालाबार तट का तमिलनाडु और केरल का इलाका है। और वो भी कौन सा है, ये तिरुवनंतपुरम है। कौन सा है, तिरुवनंतपुरम। और दक्षिण भारत में जो प्रवेश करता है वो मानसून करता है 1 जून को, अंडमान निकोबार में 25 मई और दक्षिण भारत में 1 जून। किस तट पर, मालाबार तट पर। किस राज्य में, केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु। और यहां पर पहुंचते ही, ठीक है ना, जैसे ही 1 जून हुआ 5 से लेकर 10 जून के बीच में यह पहुंच जाता है मुंबई में। कहां पहुंच जाता है, मुंबई। और यहां पर पहुंच जाता है कोलकाता में, कोलकाता में, ठीक है। और ये तो है 5 से 10 जून। और 10 से 15 जून, 10 से 15 जून मध्य भारत में पहुंच जाता है। किस में पहुंच जाता है, मध्य भारत में। मध्य भारत का मतलब पटना का इलाका है, कानपुर का इलाका है, ठीक है ना, यूपी वाला, ये वाला इस इलाके में पहुंच जाता है। और इस इलाके में कब पहुंचता है, 10 से 15 जून, 10 से 15 जून। और फिर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत ये पहुंचता है करीबन करीबन जुलाई में। और जुलाई की भी तारीख पूछे तो 15 जुलाई को पहुंचता है, 15 जुलाई को। और जैसलमेर के अंतर्गत यहां से ये विदा भी ले लेता है कब, सितंबर में। इसका मतलब है कि राजस्थान में वर्षा हुई 45 दिन। राजस्थान में वर्षा कितनी हुई, 45 दिन। यही कारण है कि राजस्थान में कई बार खरीफ की फसल अच्छे से पक नहीं पाती है और पानी का अभाव हो जाता है। कहते हैं ना कई बार कि एक पानी की कमी रह गई, एक बार बरसात और हो जाती है तो उत्पादन बाजरा का बढ़ जाता, और कई बार तो खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। ये कारण क्या है, क्योंकि आपको पता है, आप इसको दक्षिण पश्चिम मानसून को एक ट्रेन समझो थोड़ी देर के लिए। अब ट्रेन का स्टेशन कहां से शुरू हुआ था, अरब सागर से, अरब सागर से। और अरब सागर से शुरू हुआ और लास्ट में कहां तक गया, पश्चिम राजस्थान में।
अब पश्चिमी राजस्थान में जाके ट्रेन रुक गई, अब स्टार्ट वापस से रिटर्न कहाँ से होगी, यहीं से होगी। तो ट्रेन कितनी देर रुकती है, वहां के कर्मचारी साफ सफाई करते हैं और वापस से मूव कर जाती है। तो ये इतनी देर बरसात रुकी 45 दिन, ठीक है ना, जितना इसको टाइम लगा साफ सफाई में, ठीक है ना भाई, कचरा वचरा राजस्थान का बहकर चला जाए और मैं वापस से चले जाऊं, ठीक है ना, इसको फसल के उत्पादन से कोई मतलब नहीं, और ये वापस से मूव कर जाती है। और पूरे भारत में यदि आप देखोगे ना तो पूरे भारत में वर्षा होती है 100 दिन। कितने दिन होती है, 100 दिन। और राजस्थान में कितने दिन हो रही है, 45। तो बताओ राजस्थान का विकास कैसे होगा। पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, फिर राजस्थान के अंतर्गत किस प्रकार से विकास हो पाएगा। ये कारण है राजस्थान का मानसून, ये कारण किसका है, मानसून का कारण है, ठीक है ना। तो ये कब कब भारत में प्रवेश करता है, और आपको ये पूछ लिया जाए कि भारत में मानसून कब प्रवेश करता है, तो आप 1 जून बताएंगे। ध्यान रखना 2023 में 1 जून को प्रवेश नहीं किया है, ये भी बता दूं, ठीक है। 8 जून को प्रवेश किया था, और उसका कारण था कौन सा, बिपरजॉय तूफान। इससे पहले विपरजॉय तूफान आ गया था, उसने क्या किया कि वायुमंडलीय दशाओं को बदल डाला, और हवाएं धीमी हो गई, जो दक्षिण पश्चिम से हवाएं चली थी ना ऐसे, इन हवाओं की गति क्या हो गई, धीमी हो गई, और धीमी गति होने के कारण वो पहुंचना था यहाँ पर 1 जून को, और पहुंचा कितने जून को, 8 जून को। एक बात और बताना चाहूंगा कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो राजस्थान में प्रवेश करता है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में करता है। राजस्थान में कहाँ करता है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। और यदि इधर से जो बंगाल की खाड़ी का मानसून है वो पूर्वी राजस्थान में झालावाड़ में प्रवेश करेगा, और राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश किससे होगी, बंगाल की खाड़ी से, और अरब सागर के मानसून की शाखा से बरसात नहीं होगी। बात समझ में आ गई। और पूरे भारत में वर्षा सबसे ज्यादा किससे होगी, अरब सागर से। अब समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन पूछ लूं मैं कि भारत में मानसून कब आता है, या मानसून का प्रवेश कब से माना जाता है, तो आप क्या बताओगे, 1 जून। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 30 मई को ही क्या कर लें, भाई लाओ, घर वालों को बोलते हैं कि मेरा छत्ता मेरे पास ले आओ, ठीक है ना, और बिस्तर के पास में रख दो, सुबह उठते ही मुझे क्या करना है, छत्ता तान के बाहर निकलना है। इसका मतलब ये नहीं है। एक का 3 जून भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन एक बार औसत अपन क्या मान के चल रहे हैं 31 वर्षों में कि सबसे ज्यादा 1 जून को प्रवेश कर जाता है। इसका मतलब ये है। अब लिख लो आप, पहले बेसिक जानकारी लिख लें, लिखें। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से पहली वर्षा, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से पहली वर्षा, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से पहली वर्षा 25 मई को, 25 मई को अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर होती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर होती है। लेकिन भारत में मानसून का प्रवेश, लेकिन भारत में मानसून का प्रवेश, मानसून का प्रवेश केरल व तमिलनाडु, केरल व तमिलनाडु ओब्लिक चिन्ह, केरल व तमिलनाडु ओब्लिक चिन्ह मालाबार तट, मालाबार तट, ब्रैकेट में लिखो दक्षिणी भारत है, दक्षिणी भारत है में मानसून 1 जून को प्रवेश करता है, मानसून 1 जून को प्रवेश करता है। 1 जून को प्रवेश करता है। इसके बाद 5 से 10 जून के मध्य, 5 से 10 जून के मध्य मुंबई व कोलकाता में मानसून प्रवेश करता है, मुंबई व कोलकाता में मानसून प्रवेश करता है, मुंबई व कोलकाता में मानसून प्रवेश करता है। तथा 15 जून तक मध्य भारत,
15 जून तक मध्य भारत में 15 जून तक मध्य भारत में मानसून प्रवेश कर जाता है। मानसून प्रवेश कर जाता है। तथा 15 जुलाई को 15 जुलाई को पश्चिमी राजस्थान पश्चिमी राजस्थान ब्रैकेट में लिखो जैसलमेर, ब्रैकेट में लिखो जैसलमेर में मानसून प्रवेश करता है। मानसून प्रवेश करता है। मानसून प्रवेश करता है। मानसून प्रवेश करता है। पैराग्राफ चेंज करो। तथा यहीं से, यहीं का मतलब जैसलमेर, यहीं से 1 सितंबर 1 सितंबर या 15 सितंबर, 15 मत लिखो, सितंबर का प्रथम सप्ताह या सितंबर का प्रथम सप्ताह, सितंबर के प्रथम सप्ताह ऐसे कर लो। सितंबर के प्रथम सप्ताह में, सितंबर के प्रथम सप्ताह में मानसून लौटना प्रारंभ कर देता है। मानसून लौटना प्रारंभ कर देता है। लौटना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, ये तो सामान्य जानकारी है। कब मानसून कहां प्रवेश कर रहा है। अब लिखो पैराग्राफ चेंज करके, वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में ब्रैकेट में लिखो मध्य जून, ITC-Z, ITC-Z जो मैं लिखा रहा हूं ना, उसको मानचित्र पे चलाओ, मस्तिष्क में कल्पना करो कि कहां चल रहे हैं अपन लिखते लिखते। ITC-Z उत्तर भारत में, उत्तर भारत में गंगा के मैदान पर, गंगा के मैदान पर, गंगा के मैदान पर 20 डिग्री से 25 डिग्री, 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, के मध्य शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट हो जाता है। ITC-Z निम्न दाब का गर्त है। ITC-Z निम्न दाब का गर्त है। ITC-Z के आने के कारण, ITC-Z के आने के कारण, ITC-Z के आने के कारण उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम की दक्षिण शाखा, की दक्षिण शाखा, दक्षिण शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में, तिब्बत के पठार के उत्तर में चली जाती है। तिब्बत के पठार के उत्तर में चली जाती है। तथा दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में हिंद महासागर के ऊपरी वायुमंडल में,
हिंद महासागर के ऊपरी वायुमंडल में उत्पन्न होने वाली पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा अगस्त माह में 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा सितंबर माह में 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ऊपरी वायुमंडल में बहने लगती है। 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 पैराग्राफ चेंज करो। ITC-Z के निम्न वायुदाब को भरने के लिए ITC-Z के निम्न वायुदाब को भरने के लिए ITC-Z के निम्न वायुदाब को भरने के लिए दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों का, ऐसे कर लो, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों का 40 से 60 डिग्री 40 से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर का भाग 40 से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर का भाग भारत में कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों का ये भाग, ऐसे कर लो, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों का ये भाग दाईं ओर विक्षेपित होकर भारत में प्रवेश करता है। इन दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों को ऊपरी वायुमंडल की पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा भारत में लाने का कार्य करती है। भारत में लाने का कार्य करती है। इस दक्षिणी पश्चिम मानसून की भारत में केप नुमा आकृति के कारण
केपनुमा आकृति के कारण। केपनुमा आकृति कौन सी? ये वाली केपनुमा आकृति के कारण, केपनुमा आकृति के कारण दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। कौन सी शाखा या कौन सा मानसून? दक्षिण पश्चिम मानसून दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है, हो जाता है, ठीक है ना। जो निम्न है, जो निम्न है, जो निम्न है, दोनों के नाम लिख लो। पहली है अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा, और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। लिख लिया? अब देखो थोड़ी सी महत्वपूर्ण बातें बता देता हूँ। सबसे पहले पूरे संसार में, पूरे संसार की बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व की, ठीक है ना। यदि जिनके भूगोल विषय है उनको तो शायद पता भी होगा। पूरे विश्व के अंतर्गत यदि पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा कहीं चलती है तो वो भारत में चलती है। कहाँ चलती है? और इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? हिंद महासागर के ऊपरी वायुमंडल में, हिंद महासागर के ऊपरी वायुमंडल में। और ये धीरे धीरे भारत की ओर प्रस्थान करती है और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पहुंच जाती है अगस्त महीने में, और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पहुंच जाती है सितंबर माह में। और जैसे जैसे ये ऊपर चलती है तो इनको साथ लेकर चलती है, और इसलिए भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून प्रबल बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रबल। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, ये जो ITCZ बताया था अभी, ITCZ जो 25 डिग्री और 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में जाके शिफ्ट हुआ है, ये सिर्फ केवल पूरे संसार में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर ITCZ जाकर यदि कहीं शिफ्ट होता है पूरे विश्व में तो वो भारत में ही होता है। कहाँ होता है? भारत में। और बाकी आप देखोगे ना गोलार्ध में, यदि आप गोलार्ध में देखोगे तो जो ITCZ है वो ITCZ लास्ट 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ही गया है आज तक। पूरे विश्व में 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जाके शिफ्ट होता है, लेकिन भारत में कहां तक जाके शिफ्ट हो जाता है? 25 तक। इसका कारण कोई पूछ ले आपको क्या है, कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण यह है कि जो तिब्बत का पठार है, ये वाला जो तिब्बत का पठार है, ये तिब्बत का पठार अत्यंत गर्म हो जाता है इस समय, और अत्यंत गर्म होने के कारण ये उष्मा छोड़ता है, हीटर की तरह काम करता है। हीटर होता है ना, हीटर, उस हीटर के जैसे काम करता है। और उसके तप्त होने के कारण, ठीक है ना, ये ITCZ खींचकर चला जाता है उधर और जाकर 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में शिफ्ट हो जाता है। ये पूरे वर्ल्ड का उदाहरण बता रहा हूँ, ये वर्ल्ड की घटना बता रहा हूँ कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा ऊपर जाके ITCZ शिफ्ट होता है 20 से 25, और पूरे संसार में लास्ट 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक शिफ्ट होता है। और यदि पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा उत्पत्ति होती है तो वो हिंद महासागर में होती है, और कहीं पर प्रभावित करती है तो सिर्फ भारत को प्रभावित करती है। ये भी खास बात है, ठीक है। और बाकी दोनों शाखाओं का जो डिटेल है, दोनों शाखाओं की, वो डिटेल कल की क्लास में करेंगे, ठीक है।